गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 17 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आज मुझे दो आर्टिकल डिस्कस करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के। एक तो एडिटोरियल भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रोविजन किया गया है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाए, यानी शिक्षा पे खर्च किया जाए। तो ये प्रस्ताव भारत में सबसे पहले किस समिति ने दिया था? आपके ऑप्शन ए है कोठारी समिति, बी है रंगराजन समिति, सी है मोहन रेड्डी समिति या डी है के कस्तूरी रंजन समिति है। तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और इसमें भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो आपको नोट करना चाहिए। एक तो ये पॉइंट दिया हुआ, ये डायरेक्टली मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में या अन्य पीसीएस में, किसी भी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि कोरोना का जो 100 करोड़वां डोज लगा है वो किस दिन लगा है? तो वो 21 अक्टूबर को लगा है। 21 अक्टूबर को हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लग चुकी थी। 7 जनवरी 2022 को 150 करोड़ डोज लग चुकी थी। 13 सितंबर 2021 को 75 करोड़ डोज लगी है। 6 अगस्त 2021 को 50 करोड़ डोज लगी है और 25 जून 2021 को 25 करोड़ डोज लगी है और 1 अप्रैल 2021 में 10 करोड़ डोज लगी है। सबसे इंपॉर्टेंट दो आप लोग याद रखिएगा। एक तो आपको ये याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ डोज लग चुकी है कोरोना की और साथ ही साथ 7 जनवरी 2022 को 150 करोड़ डोज कोरोना की लग चुकी है। इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछना शुरू कर दिया। ये जो न्यूज़ है कल पूरा इंटरनेशनल मीडिया में देख रहा था, सब इस न्यूज़ को कवर कर रहा था। जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। भारत में यद्यपि चर्चा कम हुई है लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा काफ़ी थी। इशू क्या हुआ? इशू सुनिए क्या हुआ कि एक आतंकवादी था और ऐसा कहा जाता है कि वो आतंकवादी जो है पाकिस्तान से संबंधित था। वो आतंकवादी सिनेगॉग चला गया। सिनेगॉग क्या होता है? तो सिनेगॉग जिस तरह से हमारे यहाँ मंदिर होता है, हिंदू के लिए मंदिर है, मुस्लिम के लिए आपको मस्जिद हो गया, उसी तरह से यहूदी धर्म का जो लोग जो हैं तो उनका जो धार्मिक पूजा स्थल होता है उसे सिनेगॉग कहते हैं। तो सिनेगॉग गया और सिनेगॉग जाने के बाद जो है वहाँ पे 4 यहूदी को बंदी बना लिया। 4 यहूदी को बंदी बनाने के बाद उसकी एक मांग थी। उसकी मांग ये थी कि एक आफिया सिद्दीकी नाम की एक आतंकवादी जो पाकिस्तान की जेल में अमेरिका की जेल में बंद है उसे छोड़ा जाए। तो पाकिस्तान का एक आतंकवादी अमेरिका के टेक्सास में सिनेगॉग जा कर के 4 लोगों को बंदी बनाता है और चारों लोग यहूदी है। यहूदी लोगों को क्यों बंदी बनाता है? तो उनको लगता है कि यहूदी का प्रभाव अमेरिका में अच्छा है। तो ऐसे कंडीशन में वो चारों यहूदी को बंधक बनाने के बाद ये डिमांड करता है कि आप आफिया सिद्दीकी नाम की जो एक महिला जिसको अपने कैद में रखे हुए हैं उसको मुक्त कर दीजिए। अब आफिया सिद्दीकी कौन है? ये चर्चा कल लगातार मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया को। आफिया सिद्दीकी लगातार चर्चा में थी। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तान से हैं, जो अमेरिका गई थी पढ़ाई करने के लिए। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिर वो पाकिस्तान रिटर्न होती है और पाकिस्तान रिटर्न होने के बाद जो है उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक थे, 2001 के बाद अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक थे उस सैनिक पे हमला करके कई सारे सैनिकों को मारने के पीछे भी आफिया सिद्दीकी थी। तो बाद में यूएसए सरकार के द्वारा इसे पकड़ा जाता है और इसे लगभग 86 वर्ष की सज़ा दिया जाता है, यानी उम्र कैद। 86 वर्ष ये अमेरिका की जेल में रहेंगे।
अब पाकिस्तान जो है, कई सारे चूंकि प्रमाण है कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से है, तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान जो है उसको डिनाई नहीं कर रहा, पाकिस्तान उसे एक्सेप्ट कर रहा है और पाकिस्तान लगातार मांग करता है कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दीजिए, हम जो भी सज़ा होगा हम पाकिस्तान में उसे देंगे। अमेरिका इसे लगातार रिफ्यूज करता है कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बार बार पाकिस्तान में मांग होती है कि इसे छोड़ दीजिए, जो सज़ा होगा पाकिस्तान में देंगे, लेकिन पाकिस्तान इसको सज़ा नहीं दे सकता है। ऐसा मैं कल सुन रहा था कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट का, वो कह रहे थे कि आफिया सिद्दीकी का पोस्टर लगा हुआ था एक समय में, पाकिस्तान के जो शहर है जगह जगह बैनर पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता था आफिया सिद्दीकी का, जिसमें उसे लिखा होता था कि ये पाकिस्तान की बेटी है। अब सोचिए, आफिया सिद्दीकी को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आफिया सिद्दीकी को लेडी अलकायदा कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कोई महिला इतनी सशक्त या इतनी कह सकता हूं कि खूंखार आतंकवादी बने, तो इसको लेडी अलकायदा कहा जाता है। और नॉर्मली मिसक्रिप्शन होता है कि या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है हम लोगों के दिमाग में या जहन में कि आतंकवादी कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन आफिया सिद्दीकी को अगर आप देखेंगे, बिन लादेन को अगर आप देखेंगे, तो ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और बाद में जाकर के ये लोग आतंकवादी बनते हैं। तो पूरे जगह चर्चा रहा, बाद में जो है उस आतंकवादी को मार दिया गया और मारने के बाद जो बंधक है उस बंधक को छुड़ा लिया गया था। बेसिकली इस तरह की घटना अगर अमेरिका में होती है तो उससे भारत का या पाकिस्तान को तो इज्जत जाता ही जाता है, लेकिन भारत में के जो लोग भी पाकिस्तान अमेरिका में रहते हैं और ख़ास करके भारत के जो मुस्लिम समुदाय अमेरिका में रहते हैं या दक्षिण एशिया के जो मुस्लिम रहते हैं अमेरिका में, जो अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगता है बेसिकली। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, खास करके अदर देश में। राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम के नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज। तो राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम, ये जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 आई हुई थी, तो अभी तक हमारे यहाँ क्या प्रोविजन चलता है, 10+2 का कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया। 34 वर्ष के बाद ये शिक्षा नीति आया। इससे पहले जो वर्तमान में हमारे देश की शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में आया था, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय में आया था। 1986 की शिक्षा नीति अभी तक चल रही है, अब 2020 की शिक्षा नीति आगे चलेगी। ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 में आया है, इसका जो निर्माण किया बेसिकली के कस्तूरी रंजन समिति की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और के कस्तूरी रंजन कौन है, तो ये वही व्यक्ति है जो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, के कस्तूरी रंजन। ये भारत का तीसरा शिक्षा नीति है। आज़ादी के बाद सबसे पहला शिक्षा नीति था 1968 में बना था, दूसरा शिक्षा नीति 1986 में बना है और तीसरा शिक्षा नीति 2020 में बना। तो ये हमारे देश का तीसरा शिक्षा नीति है आज़ादी के बाद। 1964 में एक समिति बना था, कोठारी समिति, और कोठारी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे 1968 में 64 में कोठारी समिति बना है और 68 में इनकी रिकमेंडेशन के आधार पे शिक्षा नीति आई थी, जो भारत की पहली शिक्षा नीति थी। इस शिक्षा नीति में प्रोविजन किया गया था या कोठारी समिति ने रिकमेंड किया था कि सरकार को अपने जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। अब सोच के देखिए, 1964 में ये रिकमेंडेशन किया गया था कोठारी समिति के द्वारा और इसे लागू किया गया है 2020 में। 2020 में शिक्षा नीति में इसका प्रोविजन किया गया। तो चर्चा शुरुआत किया गया था 1964 में, सबसे पहले कोठारी समिति ने रिकमेंडेशन दिया था और इसे लागू किया गया 2020 में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इस न्यूज़ पे लौटते हैं। इस न्यूज़ में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 10+2 के जगह जो कॉन्सेप्ट हमारा है नई शिक्षा नीति में वो है 5+3+3+4। ये क्या होता है? अब देखिए ये क्या होता है बेसिकली कि 5 मतलब होता है कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, 3 क्लास पहले, क्लास 1 से पहले, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, तो ये 5 साल हो गया इसका। इसको अगर आप देखेंगे तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए। इसको देखेंगे तो क्लास 6, 7 और 8 के लिए। इसको अगर आप देखेंगे तो 9, 10th, 11th, 12th। तो बेसिकली जो है
प्री नर्सरी हो गया, और क्लास 1 और 2 के लिए एक तरह की पॉलिसी रहेगी, 3 से लेकर के 5 तक के लिए एक तरह की नीति रहेगी, 6 से लेकर के 8 तक के लिए एक तरह की नीति रहेगी, और 8 से लेकर के 12 तक, 9 से लेकर के 12 तक के लिए एक तरह की नीति रहेगी। इसी को कहा गया 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट। गैर कानूनी फतवों पे दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करे उत्तर प्रदेश सरकार। तो केंद्रीय गैर कानूनी फतवों पे दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करे उत्तर सरकार, ये आदेश किसने दिया? ये आदेश दिया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इसलिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और एक और न्यूज़ इससे संबंधित नीचे के पेज पे दिया हुआ, वो भी डिस्कस हम करेंगे। तो दोनों को जोड़ के बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है, ये आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की जांच की परमिशन देता रहता है। यह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग देश में कई काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आपको जानकारी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इसका यही है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा हुआ। अब चूंकि निर्माण इसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हुआ है, तो इसे सांविधिक संस्थान कहेंगे, इसे लीगल बॉडी कहेंगे, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। देखिए, दो तरह का संस्थान हमारे देश में है। एक तो जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया, उसे सांविधिक संस्थान कहते हैं, लीगल बॉडी कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, वैधानिक संस्थान कहते हैं, सब एक ही हैं। जिसका निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है, उसे संवैधानिक संस्थान कहते हैं। जैसे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, यूपीएससी संवैधानिक संस्थान है। वैसे संस्थान जीएसटी काउंसिल संवैधानिक संस्थान है। वैसे संस्थान जिसका निर्माण ना तो संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया है और ना ही संविधान में प्रोविजन है, तो उसे ना तो संवैधानिक संस्थान होता है और ना ही सांविधिक संस्थान उसे कहा जाता है। जैसे सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्थान है और ना ही सांविधिक संस्थान है, क्योंकि सीबीआई का निर्माण ना तो किसी संसद के एक्ट के माध्यम से किया गया है और ना ही संविधान में इसका प्रोविजन है। उसी तरह से नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्थान है और ना ही सांविधिक संस्थान है। आयोग बेसिकली यह सुनिश्चित करता है, यह कानून बनाता है, विधि बनाता है कि बच्चों का संरक्षण बेसिकली किस तरह से किया जा सके। और इसके लिए एक कन्वेंशन था, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन। इस कन्वेंशन के तहत बेसिकली आयोग देश में बच्चों के संरक्षण के लिए काम करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि बालकों की उम्र कितनी होनी चाहिए। बालकों की उम्र को लेकर के हमारे देश में कन्फ्यूजन है लगातार। हर जगह बालकों की उम्र अलग अलग तय है। जैसे कारखाना अधिनियम में अगर आप जाएंगे 1948 में, तो बालकों का उम्र का एज अलग अलग है, उसमें कुछ अलग है। बेसिकली राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो बालक मानता है, वो मानता है 0 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति को। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाय डिफॉल्ट सदस्य होते हैं। जो भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होगा, बाय डिफॉल्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बाय डिफॉल्ट सदस्य हो जाएगा। बाल स्वराज पोर्टल की स्थापना किया गया। इसी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा बाल स्वराज पोर्टल की स्थापना किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वे अनाथ बच्चों को बाल स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। तो आज का न्यूज़ ये है कि फाइनली जो है सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बताया कि हमने अप्रैल 2020 से लेकर के जनवरी 2022 तक, यानी अभी तक लगभग 1.47 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाल स्वराज पोर्टल पे किया गया है। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जिसके या तो माता की मृत्यु हो गई है, या पिता की मृत्यु हो गई है, या दोनों की मृत्यु कोरोना के दौरान हो गई है। क्योंकि अप्रैल 2020 में कोरोना शुरू हुई थी और कोरोना से लेकर के वर्तमान तक लगभग 1.47 लाख बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। बच्चे की मृत्यु नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं बाल स्वराज पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया है, और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को
सूचित किया है ये आयोग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। देखिए अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था बेसिकली इस न्यूज़ को मैं डिस्कस कर रहा था, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गेल के अध्यक्ष को जो है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो गेल के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था उसको डिस्कस किया था। 1984 में गेल की स्थापना हुआ था और गैस को लेकर के जो भी काम करना होता है, गैस को लेकर के रेगुलेट करना होता है या गैस पाइपलाइन बिछाना होता है, तो उसमें गेल की भूमिका अहम होती है। मां गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराएगी सौर ऊर्जा चलित नौकाएं, इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया बेसिकली वाराणसी में। आईआईटी बीएचयू के द्वारा इस तरह के नौका का निर्माण किया जा रहा है जो पूरी तरह से सौर संचालित होगी। और थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको सोलर प्लेट दिख जाएगा। तो ये सोलर प्लेट लगा होगा और ये जितना भी नाव चलेगी गंगा में, जितना भी नाव चलेगी बेसिकली सोलर ऊर्जा के माध्यम से चलेगी। तो गंगा को हमें क्लीन करना है, इसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया आईआईटी बीएचयू के द्वारा और ये वाराणसी में ये इनिशिएटिव शुरू हो रही है। ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुद्दा आज का इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा को आप छोड़ सकते हैं। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन गेमिंग पे नियंत्रण जरूरी, ये भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे लगता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग पे नियंत्रण करने का कानून लाने वाला कौन राज्य बना। तो मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला कानून लाई है। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट तो है, मुझे था कि इसको डिस्कस करना था लेकिन मुझे बहुत अच्छा इसमें कंटेंट नहीं मिला, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसको बेसिकली आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इस एडिटोरियल को आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। उसी का कहीं ना कहीं जो एडिटोरियल है उसी का कहीं ना कहीं ये भी पार्ट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों पे असहमति बरकरार, एफटीए पे चुप है। एफटीए लगातार दोनों देश के बीच में चर्चा होती है कि एफटीए पे साइन किया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया जाए, लेकिन इसको लेकर के लगातार बातचीत चलती है। अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल पाया, इसलिए मैं इस न्यूज़ को भी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब कल श्रीलंका के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो श्रीलंका में एक पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा इंडिया श्रीलंका रिलेशन में कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करे भारत। श्रीलंका कह रही है कि भारत को निवेश करना चाहिए श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्तमान में श्रीलंका में खाद्य क्राइसिस की कंडीशन है, फूड आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में किया जा चुका है। वर्तमान में श्रीलंका में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, वर्तमान में श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी घट गया। ऐसी कंडीशन में भारत ने 90 करोड़ डॉलर ऋण देने का घोषणा किया है ताकि श्रीलंका की जो है विदेशी मुद्रा भंडार बरकरार रहे और भारत के साथ श्रीलंका का संबंध इम्प्रूव होना काफ़ी आवश्यक है। कि बीच में हमने देखा था कि किस तरह से भारत के साथ श्रीलंका का संबंध खराब हो गया था। ये टॉपिक भी लगातार चर्चा में रहेगा और बजट में देखते हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के किस तरह से सरकार काम कर रही है। देश में कई सारी परियोजना चल रही है वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि बजट 2022-23 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाएगी। टेस्ला कंपनी किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है। तो एलन मस्क भारत में अपना प्लांट लगाने वाला है और इस न्यूज़ में चर्चा यही है कि कई सारे राज्य जो है टेस्ला को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे राज्य में आकर के प्लांट लगाइए। देखिए यही फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था लेडी अलकायदा आफिया सिद्दीकी, यही महिला है, लेडी अलकायदा के नाम से जानी जाती है। गई थी अमेरिका पढ़ने के लिए पाकिस्तान से और रिटर्न हुई, उसके बाद एक आतंकवादी बनी और उसके बाद फिर जाकर के बहुत सारे ऐसा आरोप हैं
अमेरिका सरकार का कि बहुत सारे जो अमेरिकी सैनिक है उसको मारने के पीछे कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व थी या कहीं कि उस क्राइम में इन्वॉल्व थी। 86 वर्ष की सज़ा इसे अमेरिकी जेल में मिली है और लगातार पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं कोशिश करते हैं कि किसी तरह से किसी को बंधक बना करके इसको छुड़वाया जाए, या लगातार इनफैक्ट IS के भी आतंकवादी इसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, किसी को बंधक बना लेते हैं और अमेरिका को बोलते हैं कि मैं इस बंधक को छोड़ूंगा तभी जब आप आफिया सिद्दीकी को छोड़िएगा। लेकिन अमेरिका लगातार इसे छोड़ नहीं रहा है, अमेरिका इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़िए। न्यूज़ के बैकग्राउंड में बताता हूँ इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी उद्गार की जिस तरह से घटना विश्व में हो रही है, स्पेन में घटना हुई है, उसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी का GS1 का क्वेश्चन आप देखिएगा, GS3 का क्वेश्चन देखिएगा, दोनों आपको जुड़ा हुआ है। जिस तरह से लैंडस्लाइड की घटना बढ़ी थी विश्व में, भारत में बढ़ी थी, उत्तराखंड में जिस तरह से आपदा आई थी लैंडस्लाइड की घटना को लेकर के, और स्पेन में जिस तरह से ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उसको लेकर के ये न्यूज़ चर्चा में था। तो इसको लेकर के इसके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन GS पेपर 1 में यूपीएससी में पूछा गया। तो इसी तरह से होता यही है बेसिकली। अगर आप यूपीएससी के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो न्यूज़ चर्चा में रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो चाहे डायनेमिक पोर्शन हो। इस टॉपिक पे हमने कई बार डिस्कस किया, मैं इस पर आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। ये जो इशू है 2020 का बेसिकली इशू है, लिम्पिया थुरा लिपू लेक और काला पानी का इशू है। एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ कि इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, या नेपाल इस बार फिर से इस इशू को सामने ला रहा है। ये इशू क्या है इस पर चर्चा मैं सेपरेट वीडियो बना करके कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। चलिए इतना ही हमारे पास न्यूज़ तक, लौटते हैं क्वेश्चन पे। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में GDP का 6% खर्च होगा एजुकेशन सेक्टर पे। ये सबसे पहले 1964 में बनी थी कोठारी समिति, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।